कक्षा नवम। हमारा टॉपिक चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के विषय में हमने सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को पढ़ा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था। क्या नियम था? कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हम पढ़ रहे थे F बराबर G m1m2/r²। और उसके बाद हमने मुक्त पतन यानी गुरुत्व बल को पढ़ा, स्मॉल जी को। तो कैपिटल जी वो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, सभी स्थानों पर समान है। इस ब्रह्मांड के अंदर इसी बल के कारण तमाम पिंड रुके हुए हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि चंद्रमा, सूर्य ये सब कैसे रुके हुए हैं, तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। हम उसी बल के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो उसकी गणना कैसे की जाती है F बराबर G m1m2/r² से। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वो आकर्षण बल जो था उसे हम गुरुत्व बल कहते थे। उसे हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे थे, क्योंकि जी बराबर था उधर से जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू थी। और जब जी और जी में हमने संबंध पढ़ा था, तब स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू m/r² था। तो वहाँ मैंने बताया था कि इस संबंध से हम स्मॉल जी के मान की गणना कर सकते हैं। इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान को सूत्र में रखा जाए और कैपिटल जी का मान रखा जाए और पृथ्वी की त्रिज्या उसमें रखी जाए। तो इस तरह से हम स्मॉल जी का मान गणना कर रहे थे। वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने गणना कर ली थी। आज हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो ये द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। और एक खास बात और भी है कि पदार्थ के अंदर जो मात्रा है, मैटर है, वो अपने आप में द्रव्यमान है। लेकिन खास बात की जो हम बात आपसे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस द्रव्यमान का जो मान है वो प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। कैसा रहता है? प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। और अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जी जो स्मॉल जी है वह तो प्रत्येक स्थान पर समान रहता नहीं। अब स्मॉल जी का मान हर स्थान पर समान नहीं रहता। वो पृथ्वी से नीचे आप जाएंगे तो घटेगा, पृथ्वी तल से आप ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। तो इस प्रकार जब मान जी का घटता बढ़ता रहता है, तो अब एक चीज़ होती है भार।
जिसमें जी इंक्लूड होता है, शामिल होता है। तो ये भार क्या है? भार, द्रव्यमान के विषय में हम बात कर रहे हैं कि वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, और जो उसके अंदर मैटर है, मटेरियल है, उसकी मात्रा है। लेकिन भार की अगर हम बात करें, भार क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यानी वस्तु का जो भार हुआ, वो वस्तु का भार बराबर उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। यही तो हम कह रहे थे कि पृथ्वी जिस किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। अब मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान तो कैपिटल एम है, और वस्तु का द्रव्यमान एम है, और बीच की दूरी आर है। तो सूत्र हमारा बन गया जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिएगा, हमने पढ़ा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से जी एम अपॉन आर स्क्वायर को अलग कर लिया हमने, और इनटू क्या हो गया, ये एम हो गया, नहीं? तो ये क्या हुआ? ये हुआ जी गुणा एम, या हम इसे लिख सकते हैं एम जी। तो भार का जो हमारा सूत्र बना, वो बना W बराबर एम जी, और इसका जो द्रव्यमान का मात्रक था वो MKS प्रणाली में किलोग्राम था। जबकि भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक किलोग्राम भार, या इसका मात्रक हम कह सकते हैं न्यूटन। आप ये भी ध्यान कर लें कि न्यूटन एक और चीज़ का भी मात्रक था, बल का मात्रक था। बल का मात्रक न्यूटन है, तो पृथ्वी द्वारा ये भी एक लगाया गया भार है, बल है, तो इसका भी मात्रक क्या है? न्यूटन है, या किलोग्राम भार है। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर दिखाई दिया, ये बात ठीक से समझ लें। लेकिन इसी बीच में एक बात प्रश्न आपसे करूं कि साधारणतया आपसे कोई ये पूछे, प्रश्न मैं ही करता हूं कि भाई द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको देना है। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि वस्तु का भार किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न ये है कि भार का सूत्र क्या है? चौथा प्रश्न ये है कि भार का मात्रक क्या है? तो यहाँ W बराबर mg, तो g जहाँ इंक्लूड हो गया वो बन जाता है भार, और जहाँ g के मान से कोई लेना देना नहीं है, केवल पदार्थ की मात्रा से लेना देना है, तो वहाँ पर जो है द्रव्यमान है। अब उदाहरण के तौर पर हम मान कर चलें, एक न्यूमेरिकल हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रश्न है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। द्रव्यमान कितना है वस्तु का? 10 किलोग्राम है, और पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार, तो m बराबर यहाँ हो गया 10 किलोग्राम, और g बराबर हो गया, स्टैंडर्ड मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से लगा सकते हैं W बराबर mg, और m का मान हो गया हमारा कितना?
m का मान है हमारा 10 किलोग्राम और g का 9.8, तो ये हो गया 98 न्यूटन। यानी W का जो मान आया वो 98 न्यूटन आया। तो इस तरह से वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम और भार आया उसका 98 न्यूटन। यानी भार जब निकलता है, जब हम भार की गणना करते हैं तो उसमें g के मान की गुणा हो जाती है। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। और हम एक बात बीच में कह रहे थे कि स्मॉल g का मान सर्वत्र सर्वदा सब जगह एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। अब ऊपर जाने पर हम कह रहे थे कि g का मान घटता है, तो ऐसा स्थान ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का मान लीजिए हमें भार ज्ञात करना है, तो यहाँ के भार का वह कितने गुना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या, है जी। और हम मान लीजिए जैसे W है, तो W ज्ञात करने के लिए मान लें कि आकर्षण बल जो है वो चंद्रमा का कम है, और उसका कम का एक कारण ये भी है कि वहाँ चंद्रमा का भार भी पृथ्वी से कम है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लीजिए ME लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये लगभग 6 के आसपास होता है, 5.98 गुणा 10 की पावर 24, और इसकी त्रिज्या जो होती है RE, इसे कह सकते हैं 6.37 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। ऐसे ही चंद्रमा का द्रव्यमान, इसे हम MM कह देते हैं। MM जो है हमारा मून है, ये MM है हमारा 7.36 गुणा 10 की पावर 22, और जो RM है यानी रेडियस ऑफ मून, चंद्रमा की त्रिज्या, ये 1.74 और गुणा 10 की पावर 6 मीटर है। तो हम जब WM का मान ज्ञात करेंगे, WM, तो WM बराबर वही सूत्र रहेगा आपका GMM/R², है जी। तो यहाँ पर G ज्यों का त्यों रहेगा, और M का मान वो 7.36, चंद्रमा की बात कर रहे हैं इस समय, तो ये वाली वैल्यू लेंगे, गुणा 10 की पावर ये 22 और गुणा 1.7, ये तो R का मान है, और हम यहाँ पर ये M द्रव्यमान की वस्तु के लिए M ही रहने देते हैं, और R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा 1.74 गुणा 10 की पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम WE की गणना करेंगे, तो WE की गणना करने के लिए G, और यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी M का मान 5.98 गुणा 10 की पावर ये 24 और गुणा यही वाला M है, और बटे पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो होगी कितनी, ये 37 गुणा 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका भाग हम WM/WE करेंगे, तो जब WM/WE करेंगे तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ये G कट जाएंगे आपस में, ये M कट जाएंगे, और ये सरल करने के बाद जो आपका बचेगा वो 2.43 और इसकी पावर 10, और बटे नीचे बचेगा 1.474 गुणा 10 की पावर 11 बचेगा। इसे आप सरल करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.165, अर्थात ये हो जाएगा 1/6।
तो चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है वो पृथ्वी के अपेक्षा 1/6 हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम एक प्रश्न अगर ले लें, क्या कि एक वस्तु का पृथ्वी पर भार, एक वस्तु है हमारे पास और उस वस्तु का पृथ्वी पर भार है 10 न्यूटन, ठीक है साहब, और कहता है कि उस वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। ठीक है जी। तो ये चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होगा वो 1/6 और गुणा इस वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो ये 10 है, ये 1/6, चलो यहीं लिख लेते हैं, 1/6 गुणा 10 अर्थात 10/6 अर्थात 5/3, ऐसा मान कर चलिए लगभग 1.67 न्यूटन। तो इस तरह से चंद्रमा पर भार की गणना हम कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितने गुना होता है, तो उसका उत्तर होगा 1/6 गुना। या हम ये कहें मोटी भाषा में, कोई वस्तु इस समय यहाँ पृथ्वी पर 6 किलोग्राम की है, तो चंद्रमा पर जाकर उसका भार कितना होगा, 1 किलोग्राम। वस्तु का भार यहाँ मान ली पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा भार कितना होगा, 60/6 अर्थात 10 किलोग्राम। तो इसका आप आज अध्ययन करेंगे।